आई एम मेधा सिन्हा और इस साल 2023 में मैंने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 13 सिक्योर किया है। तो इस इंटरैक्शन से मेरी ये कोशिश है कि आप में से जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनकी मैं कुछ हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोगों को इस प्रोसेस में थोड़ी कम कठिनाई हो एज़ अपोज़ टू बाकी एस्पिरेंट्स। मैं अपना भी परिचय दूँगी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूँगी टुवर्ड्स द एंड, लेकिन अभी शुरू करते हैं विद द एग्ज़ाम इटसेल्फ। तो अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन से ही शुरुआत करती हूँ। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम के लिए ये थोड़ा अलग है आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से, इन द सेंस कि सबसे पहले इसमें सिर्फ जिन लोगों का साइंस या टेक्नोलॉजी का बैचलर्स का बैकग्राउंड है, वही लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और इस कारण से स्पेशली प्रीलिम्स लेवल पे आप पाएंगे कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज। तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ आपके एग्ज़ाम के जो स्टेजेस हैं। तो एग्ज़ाम में आपको 3 मेन स्टेजेस हैं, एग्ज़ैक्टली लाइक सिविल सर्विसेज। फर्स्ट स्टेज होगा आपका प्रीलिम्स, जो कि अभी 20 दिन में ऑलमोस्ट होने वाला है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, और मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स भी उनको देने की कोशिश करूँगी, ताकि वो अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है, तो आप 2023 का कट ऑफ देखिए अगर प्रीलिम्स का सिविल सर्विसेज के लिए, तो इट इज़ अराउंड 75 फॉर जनरल। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर आप कट ऑफ देखें तो इट इज़ अराउंड 93 रफली। तो 18 मार्क्स ज़्यादा है। और दिस इज़ अ कांस्टेंट ट्रेंड एवरी ईयर। आप यही नोटिस करेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रीलिम्स का कट ऑफ इज़ हायर। और ये मेरे लिए इस बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इट वाज़ माय फर्स्ट प्रॉपर अटेम्प्ट। मैंने 1 साल में जो मैं आपको तैयारी बताऊँगी, ये तैयारी मैंने पिछले 1 साल में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड की है। तो आप मान के चलिए दिसंबर 2022 से मैंने प्रीलिम्स की इसकी तैयारी स्टार्ट की थी। हालाँकि मैं सिविल सर्विसेज़ दे चुकी हूँ, तो मेरा सिविल सर्विसेज़ का भी एक्सपीरियंस था, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा मुझे इस एग्ज़ाम में। पर फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैंने पहली बार एक फ़ोकस्ड तैयारी मैं कहूँगी इस बार की थी इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। मेरे बैकग्राउंड से आप ये भी जान रहे होंगे कि मैं करंटली जो है सर्विस में हूँ। आई एम इन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मैं सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट पे हूँ। तो एक जो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो वर्किंग हैं, वो भी थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाएँगे कि वर्किंग कैंडिडेट्स को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनको एडजस्ट करते हुए कैसे हम तैयारी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक बार सिलसिलेवार ढंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विथ प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में मैंने जैसे आपको बताया, द कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स इन सिविल सर्विसेज वाज 75। द कट ऑफ फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज अराउंड 93 एंड माय स्कोर इन जीएस1 वाज अराउंड 103। तो मैं मेन स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करती हूँ। आप में से जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स, द फर्स्ट थिंग जो मैं एडवाइस करूँगी आप करिए इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से शुरुआत करिए। पिछले 10 साल के आप क्वेश्चंस ले लीजिए एंड जस्ट गो थ्रू देम, रीड इट वंस। एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न क्या रहता है। हर एक आप नोटिस करेंगे, द क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी लॉजिकल इन इट्स सीक्वेंस। जनरली एक टॉपिक के क्वेश्चंस एक साथ होते हैं, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको एक कॉन्टिन्यूटी में एक जगह मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एक साथ होते हैं। तो आप उसको उस हिसाब से एक बार पढ़िए और देखिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ-कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑनर्स का होगा, तो हिस्ट्री उनके लिए आसान होगी। हो सकता है कुछ यहाँ पे पॉलिटी के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए पॉलिटी आसान होगी। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख कर के ये समझना है कि आपके उसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं।
और ये आपको PYQs से ही पता चलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया, उसके बाद जो आप बुक्स, या तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप बुक लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है कि PYQs को एनालाइज कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेज में आप PYQs देख रहे हैं, उसमें आपको बस पैटर्न देखना है। आपको ये समझना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी आप डीप में नहीं जाएँगे। जब आप बुक्स पढ़ने लगेंगे, तब आपको अपने आप याद आएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा था। तो उस वक़्त आप उसको मार्क कर लेंगे, और बाद में ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे, आप PYQs से अपने कंटेंट को रिलेट करते जाएँगे। तो दिस विल नॉट जस्ट हेल्प यू कवर द सिलेबस, बट आल्सो कवर द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेपर दैट यू आर ट्राइंग टू अप्रोच। तो इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि सबसे पहले PYQs देख लीजिए। उस फर्स्ट लुक में यू डोंट हैव टू लुक एट इट वेरी सीरियसली। फर्स्ट लुक में आपको ये नहीं करना है कि हम सब सॉल्व ही कर देंगे, सबके आंसर्स ही निकाल के लिख देंगे। दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एग्ज़ाम क्या है, क्या-क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा अ difficulty level is also very subjective. So what happens is sometimes a question that I find difficult, you might find it easy. So that is why it is important that you look at PYQs yourself. Once you have gone through the PYQs once and you start reading the books, you will automatically feel कि yes, I am able to solve questions now based on the books that I'm reading. So अब उसमें बुक लिस्ट पे बात करते हैं। तो बुक लिस्ट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट। आप किसी भी टॉपर के उनके चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल पे, दीज़ बुक्स हैव बीन शेयर्ड। I will also share my book list on my Telegram channel in some time. But the book list is very, जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास वो डिफाइंड बुक लिस्ट है। वही आप पॉलिटी में पीपल स्टार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, द NCERTs आर देयर, एंड आई विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आप वो बुक्स कर लिया आपने, PYQs देख लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस इज आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये ज़्यादातर लोग जो है, मुझे लगता है कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं बुक्स पढ़ने में, उनको रिवाइज़ करने में, सोर्सेज़ को पढ़ने में और रिवाइज़ करने में। सो ये गलती मत करिएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस। You always have to practice attempting a prelims paper as many times as you possibly can. The goal of practice is to train your intuition. You have to train your instincts so that in exam you can identify which questions you can attempt and which questions you cannot attempt. Now, why do I say this? I say this because prelims is different from mains in the sense that in mains you can only attempt a question if you know the answer, but in prelims the answer is already in front of you. You just have to identify which one it is. तो कभी ऐसा भी होगा कि just by knowing that what is not the answer, you can indirectly deduce the answer. और इसके लिए प्रैक्टिस आई फील इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप ये जितने भी आपको मॉक पेपर्स मिलते हैं ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यू कैन रेफर टू विच एवर वन यू लाइक, जो भी आपके पास अवेलेबल है, विच एवर टेस्ट सीरीज यू फाइंड कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे मैंने विजन का लिया था, सो आई प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम विजन, एंड उसके अलावा मुझे जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स पे अलग से मिल जाते थे ये क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट्स, आई वुड अटेम्प्ट दोज। एंड जब आप उसको अटेम्प्ट करें, माई सजेशन टू यू इज़, प्रैक्टिस के समय अटेम्प्ट करते वक्त ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी एज यू पॉसिबली कैन। भले ही आपको नहीं आ रहा हो आंसर, भले ही आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हैं, मॉक देते समय उसको अटेम्प्ट ज़रूर करिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इससे आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि इवन इफ आपको आंसर नहीं आ रहा था, तो आपका तुक्का का एक्यूरेसी कैसा है, समझ रहे हैं? जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे, जैसे मेडिवल इंडिया के क्वेश्चंस, उसमें माय गेसेस वुड नेवर वर्क बिकॉज़ दोज़ आर वेरी वेरी फैक्चुअल। यू ईदर नो इट और यू डोंट। But then there are some questions where you have some idea. You don't have complete idea, but you have some idea.
एंड देयरफॉर यू कैन अप्लाई सम डिडक्शन एंड देन कम टू द आंसर। और जितना ज़्यादा आप मॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे, आपके इंस्टिंक्ट्स उतने ज़्यादा ट्रेन होते जाएँगे। आप ये देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर में यू ओनली हैव टू गेट 50% ऑफ द क्वेश्चंस राइट, एंड इवन इफ यू लीव ऑल अदर क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, it is still good enough. There's no problem. So what you try to do is when you're attempting, आपको ये भी ध्यान रखिए कि कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको छोड़ना है, कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आप अवॉइड कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू सेव टाइम ऑल्सो, इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी ऑल्सो। तो दिस इज़ माई मोस्ट important suggestion with respect to prelims कि just practice as much as you possibly can। जितने भी आप mock test दे सकते हैं वो दीजिए, जितने भी आप मतलब और भी कई sources से आप questions practice कर सकते हैं, please do that, it is very helpful। तो अब नेक्स्ट पे एक बार मैं आ जाती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो चैट में आ रहे हैं, एंड आई विल ट्राई टू टेक अप दीज क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड। अभी लेट्स जस्ट कोशिश करते हैं कि एक बार मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूँ जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो मेन हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके हिसाब से। तो अब मेंस पे आ जाते हैं। सो इन केस ऑफ मेंस इसमें आपको 2 ऑप्शनल्स होते हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर देयर, unlike civil services where there is only one optional subject. So when you have 2 optional subjects, the choice of optionals becomes very critical. आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करते हैं, ये मुझे लगता है कि आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है। जब मैंने अपना ऑप्शनल चूज़ किया था जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री। द रीज़न आई वेंट फॉर जियोलॉजी इज़ बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ रखी थी फॉर माय सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स। तो for me geography was already ready, and I had some, there is some overlap between the syllabus of geography and geology. तो उस बेसिस पे आई वेंट विथ जियोलॉजी। तो मैं आपको 2-3 पॉइंटर्स दूँगी जिसके हिसाब से आप अपना ऑप्शनल का डिसीजन जो है उससे आप गाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं कहूँगी कि ऐसा सब्जेक्ट पिक करिए जिसको मतलब जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। बिकॉज़ वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड इट, लर्न इट एंड देन रिप्रोड्यूस इट इन एग्ज़ाम इन अ वे दैट इज़ सैटिस्फैक्टरी टू द एग्ज़ामिनर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड हैव सम लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। The second very critical thing is whether or not specialized guidance is available for that subject. There are many options which are very obscure, जिसके लिए कि फिर आपको resources, material ढूँढना, all that becomes a task. तो my suggestion is don't go for optionals like that. और तीसरा मैं कहूँगी कि कोई भी ऑप्शनल पिक करने के पहले एक बार प्लीज़ गो थ्रू यूपीएससी always releases these research, मतलब एनालिसिस निकालते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्या ट्रेंड्स रहे हैं रिगार्डिंग ऑप्शनल्स। तो यू कैन ऑल्सो लुक एट दोज ट्रेंड्स एंड सी कि किस ऑप्शनल में क्या परसेंटेज रहा है, व्हाट इज़ हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन ऑप्शनल। दीज ट्रेंड्स आर समवॉट हेल्पफुल इन गाइडिंग योर डिसीजन। बट सी एट द एंड ऑफ द डे आपको ये डिसीजन जो है अपने सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ्स के अनुसार लेना है, क्योंकि आपको एंड में पेपर आप ही को लिखना है। देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल जो ये ऑप्शनल लेकर के बहुत अच्छा कर जाएंगे एंड अदर्स हु विल नॉट बी एबल टू डू एज वेल। तो द डिसीजन हैज़ टू बी टेलर्ड टू योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आई वेंट विथ जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। तो मैं आपको अपने ऑप्शनल का जर्नी बता देती हूँ। मैंने बेसिकली ये दोनों ऑप्शनल्स जो हैं पिछले 6 महीने में 6 मंथ्स प्रीसीडिंग द एग्ज़ाम, उस ड्यूरेशन में आई प्रिपेयर्ड बोथ ऑफ दीज ऑप्शनल्स कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच। सो फॉर मी इट वाज आई वाज लकी बिकॉज आई ऑल्सो केम अक्रॉस प्लैनेट जियोलॉजी से मैंने कोचिंग ले ली जियोलॉजी की, और वहीं से मैंने फिर फॉरेस्ट्री की भी कोचिंग ले ली, एंड बोथ ऑफ देम वर ऑनलाइन क्लासेस। सो इवन दो आई वाज वर्किंग तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, आई वाज एबल टू वॉच फ्रॉम माय प्लेस ऑफ पोस्टिंग इटसेल्फ, आई वाज एबल टू फॉलो देयर क्लासेस। और इसमें ये था कि बोथ द कोर्सेज वर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो मुझे ऐसा था कि उसके बाहर मैंने ऑप्शनल्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा।
आई ओनली रेफर टू द क्लासेस, उसी क्लासेस के बेसिस पे मुझे जो नोट्स मैं बना सकती थी मैंने वो बनाया, जितना मुझे उनके क्लासेस और जो मटेरियल था उनका, आई रेफर टू दोज टू थिंग्स एंड आई उसी के अनुसार आई प्रिपेयर्ड माई ऑप्शनल्स। उसके अलावा देयर आर 2 मोर पेपर्स। जैसे ऑप्शनल्स मैंने आपको बताया 2 ऑप्शनल्स हैं, प्रत्येक ऑप्शनल के 2 पेपर्स हैं, सो दैट्स टोटल 4 पेपर्स इन्वॉल्विंग ऑप्शनल्स। And then besides that, there is one paper for general knowledge and another for general English. So general knowledge is very similar to GS in many ways. तो उसके लिए अगर आपकी GS की तैयारी अच्छी है तो फिर आपको जीके में आप ऑटोमेटिकली जो है यू विल बी कंफर्टेबल। I personally took that paper a little bit for granted, but I will advise you not to do that. थोड़ा सा देखिए, and that this also reflects in my score for GK. But आप अपने सर से try to prepare for it in the same way, the way we prepare for GS. उसके लिए आपको बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, देयर आर डिफाइंड सेक्शंस, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, देयर डिफाइंड सेक्शंस, उसके क्वेश्चंस आते हैं। And the biggest, I feel, difficulty in the general knowledge paper is attempting all questions in time. The number of questions is higher as compared to civil services in GS. तो सारे क्वेश्चंस को आप within 3 hours attempt कर दें to your satisfaction. That has to be your goal. तो मैं एग्ज़ाम में बस यही सिंगुलर गोल लेके गई थी कि मुझे सारे क्वेश्चंस कर देने हैं, एंड इट शुड बी like I should not run out of time, I should not miss any questions. तो उतना I was able, तो उतने से I thought you get an average score. थोड़ा अगर आप if you look study it in a little bit more detail, और जो लोग जैसे आपकी सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी अच्छा बढ़िया है तो it will reflect in this also, that will boost your score here as well. So that is mainly general knowledge. Then we will move to general English. So general English is, I feel, one of the best papers from a cost benefit perspective. मतलब वो एक ऐसा पेपर है जिसमें आप सबसे कम आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देने की ज़रूरत है, लेकिन आपको मार्क्स वो काफ़ी दे सकता है। My score in English this time is 183 out of 300, which is pretty high. It's a good score. तो I'll tell you, इंग्लिश का मैं थोड़ा-सा और डिटेल में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूँगी, बिकॉज़ अभी आई कांट शेयर सब चीज़ शेयर करने में वो बहुत डिटेल हो जाएगा, एंड आई वांट टू कवर एवरीथिंग। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले देयर इज़ ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन आई फील इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द पेपर। तो सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके जो ग्रामर सेक्शंस हैं, आप एक बार उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। उससे आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि मतलब मैं इतने सही कर पा रहा हूँ अभी, या मुझे इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस। उस हिसाब से फिर आप आगे उसमें प्रैक्टिस कर सकते। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, देयर आर मेनी वीडियोज़ ऑल्सो, एंड आई विल ऑल्सो शेयर सम इनपुट्स रिलेटेड टू दिस, कि आप कैसे-कैसे ग्रामर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए अपने ग्रामर में एक्यूरेसी इम्प्रूव करने की। बहुत सारे जैसे होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन वाले, तो ट्राई टू कीप योर सेंटेंस मीनिंगफुल बट शॉर्ट। डोंट बहुत बड़े-बड़े देने की ज़रूरत नहीं है, इट डज़ नॉट ऐड वैल्यू एज़ फार एज़ पॉसिबल। और ये मेरी एडवाइस आपको फॉर इंग्लिश पेपर एज़ अ होल यही रहेगी कि बी कंसाइज़ एंड राइट एज़ प्रिसाइज़ली एज़ पॉसिबल। जैसे एसे का पेपर है, essay का there's one question which is a 100 marker and you have to write one essay. उस in that I feel that is the most scoring. वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, अगर आप अच्छा लिख के आएँगे, अगर आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, it will really carry your marks in English. So I try to follow 2 things in this. सबसे पहले try to make a rough draft कि आप क्या लिखेंगे। Either with practice, if you're somebody who has practiced essay, तो the rough draft can also be done mentally, but I will recommend कि at least in the starting phases, make a rough draft on paper about the sequence in which you will write this essay.
Once you have that rough draft ready and you start writing, observe two things. Always try to keep your sentences as short as you possibly can. Short and simple sentences. मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी वोकैबुलरी डालने की या बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई वुड एडवाइज यू कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. राइट सिंपल मीनिंगफुल स्टफ. ऐसा कि आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखिए, उनको दिन में बहुत सारे पेपर्स चेक करने हैं. हमारा पेपर अकेला नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वी मेक दिस प्रोसेस एज पेन फ्री फॉर देम एज पॉसिबल. वो जितनी जल्दी और जितनी सरलता से समझ जाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट दैट विल सर्व अस वेल. वो उतने ज़्यादा हमें मार्क्स से रिवॉर्ड करेंगे. तो ट्राई टू डू दैट. इसके अलावा देयर इज़ वन, we discussed the essay, then there's one letter writing. You can check the formats for that. One report and one pressy. So all these are also similar to the इंग्लिश पेपर जो कि यूपीएससी में होता है, सिविल सर्विसेज में होता है, विच इज़ क्वालिफाइंग. बट ओवर हियर मतलब यू दिस इज़ एक्चुअली वेरी मार्क्स फेचिंग. तो this is, broadly speaking, the framework for general English. Again, for very detailed outputs, I will try to share my Telegram channel. I will ask इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में I will try to have my Telegram channel name added. ठीक है. So we have covered mains के optionals and general knowledge and general English paper, which wraps up mains for us. That's all. And then finally we move to the interview stage. तो मेंस जैसे आपका इस बार 26 नवंबर से हुआ था 2023 में, एंड कैलेंडर विल कम आउट, एंड अराउंड उसी टाइम में आपका इस साल भी मेंस लिया जाएगा. तो एक बार आपका मेंस गेट्स ओवर, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड विद इन अ वीक और 2. मतलब चलिए 15 दिन रख लीजिए, 15-20 दिन में फिर आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, एंड देन इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट्स. इंटरव्यू दिस टाइम was my first interview with UPSC board, and I had the board of Preeti Sudan ma'am, and it was I think I got 210 marks in interview, which is a very good score. And interview का detailed transcript I will share later. But in my general suggestion for preparing for interview is, the one thing that I noticed कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट पे फोकस्ड रहते हैं जब हम तैयारी करते हैं. मैंने भी यही किया था. आई प्रिपेयर्ड all the different acts, the projects, etc., etc. And that is important, of course. You should know your content. If you're preparing for Indian Forest Service, it is expected that you will know, you'll have a fair amount of knowledge, because that reflects your interest in environment and forest, etc. तो उतना होना चाहिए. लेकिन जो सबसे important part होता है is try to ask yourself questions like, what is it about you that makes you a good officer? They will ask you a lot of probing questions. जैसे मुझसे उन्होंने ये पूछा, like I am posted in Khagaria district, so, and Khagaria is an agrarian district. So they asked me कि if you had to increase forest cover in your district, then how will you do that? So there you have to give suggestions. There you have to talk about agroforestry, the different forms of agroforestry. You can talk about there are other schemes like Jal Jeevan Haryali, and usme you create water reservoirs. Water reservoirs के buffer zones में भी you can do afforestation. So these are different kinds of strategies. और उसमें वो आपसे थोड़ा सा, they will expect some detail. They will ask you कि क्या species दे सकते हैं, which species are most suitable, which species are currently being planted. अगर plantations हैं, orchards हैं, like I come from Bihar, तो मुझसे उन्होंने बिहार में किस तरह का फ्लोरा, किस तरह का फौना पाया जाता है, क्या ट्रीज़ हैं, मेन ट्री स्पीशीज़ ऑफ बिहार. तो ये सब चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जानते हैं, और आप इनको अपने आंसर्स में अगर यूज़ करेंगे तो इट विल फील लाइक यू एक्चुअली नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो दिस एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप वर्किंग हैं तो आपके जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछेंगे, जो आपने उसमें हॉबीज़ दी हैं अपनी,
जैसे मैंने ट्रैकिंग मेंशन किया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे ट्रैकिंग से रिलेटेड पूछे गए। मैंने मेंशन किया था अबाउट ट्रैकिंग इन ब्रह्मताल एंड ऑल्सो इन दार्जिलिंग। तो दोनों के पे काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस कि आपने क्या-क्या व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज़ डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रैक एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैकिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड इज़ इट सस्टेनेबल, इज़ इट हेल्पफुल? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ था एंड इट वाज़ अ गुड डिस्कशन ओवरऑल। और आप ये मान के चलिए इंटरव्यू इज़ it's a very friendly process. The panel tries their best to make you comfortable. बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ पे ग्रिल नहीं करते हैं। हल्का-फुल्का ऑफ कोर्स दे विल ग्रिल यू बिकॉज़ दे आल्सो वांट टू नो कि आप हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। So that will happen. But overall, the panel was very friendly and they just try to gauge your personality. That is the whole intention behind the interview. It is not to see कि आपको कितना ज़्यादा how much knowledge you have. Knowledge is always tested in mains level. And if you've cleared mains, it is assumed that you have good knowledge. So interview stage is supposed to be about your personality. It is about your hobbies. It is about the work that you're doing currently and how good you are at it. उसमें आपके पूरे डैफ में आपने जितनी भी चीज़ें दी हैं, if you've talked about sports, you like I mentioned NCC, so they asked me कि what is the motto of NCC, and just anything related to whatever you have mentioned in your DAF can come up in your interview. And with this, like I will like whatever I wanted to share with you is wrapped up. Now I will try to take the questions जो मुझे chat में आए हैं, the lot of questions, so I will try to go about it one by one. So the first question is regarding motivation, and I wanted to talk about this. Uh, Guys, matlab, my own journey with civil services has almost been a decade long. Or I have failed to clear civils 5 times. So any experience that like that makes you, it disheartens you. फिर आपको लगता है कि मतलब it leaves you feeling uh, very down. You end up questioning your own sense of self worth. और मुझे पता है बहुत सारे aspirants go through this process and I have seen this firsthand. So the first thing I want to share on this platform is कि आप कभी भी मतलब just try to understand that this exam is at the end of the day an exam. That's all. Like it is, there are, you study for it and you go and give it, and if you are lucky, if you have worked hard, and if all factors click, then you will clear it, and if not, then that is also fine. So I'll tell you from my personal experience, like when I was not clearing civil services and I had had a string of failures, it uh, at that point of time I was very doubtful ki matlab, how will I proceed with this? Is this even for me? Maybe I'm not good enough. And at that point, I decided ki it's okay. Even if I don't clear this exam, it's fine. I will do something else. And I tell you from experience, I think that was the best decision of my life. Just having this openness towards your plan B. There is nothing wrong. We call it plan A and plan B, but there is nothing wrong with opting for your plan B. And for me, that was I went for an MBA. I went to Indian School of Business, Hyderabad, and I was very fortunate because I got a merit scholarship also, and I studied there. And I studied a lot of things. I studied public policy also. I studied finance also, and all of this gave me a very I would say broad-minded perspective. I had very good exposure. I learned new things. Uske baad I gave BPSC exam, and in BPSC also I was lucky and I got selected. I joined as Bihar Administrative Service as senior deputy collector, and I worked here. So all of this happened while I failed to clear UPSC, and I think it was this experience, the experience of working on the field, the experience of interacting with other people, other candidates, people who are doing different things, who are in different fields, उनसे मिलना, बात करना, उनसे सीखना. I think that helped me the most. It gave me a maturity which I lacked earlier. It made me calmer. It made me more
focused and more confident. तो अगर आपके साथ ऐसा है, if you feel like आपने बहुत बार दिया and you've not been successful, it's okay. Like, don't judge yourself for it, don't take it to heart कि क्या हो गया, क्यों हो गया. होता है, बहुत लोगों के साथ होता है. I am I am a very I am one of those examples of people who didn't clear. तो ठीक है, ट्राई समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स. कई बार ऐसा होता है कि हमें भी नहीं पता होता है कि हमारी प्रिपरेशन में क्या लैकिंग है. जब मैं व्हेन आई बिकेम अ डेप्यूटी कलेक्टर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन बिहार, तो मैंने चीज़ों को एक क्लोजनेस से देखा जो पहले मेरे पास नहीं था. मैं कभी भी लोगों की परेशानियों के बारे में, जो ग्राउंड लेवल सिचुएशंस है, उनके बारे में कभी भी मैं उस तरह से ना तो सोच सकती थी, ना मुझ में वो समझ थी कि मैं अपने आंसर्स को. और वो एक होता है ना, जब यू लैक डेप्थ, योर आंसर्स आल्सो लैक डेप्थ. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंस. तो आप अगर if you're feeling कि ठीक है, this is become an exhausting process and it is not yielding returns, try new things and then come back to it. And that's what I did. I tried other things, and uh, I learned from those experiences, and then I came back to this and it helped me a lot. So मुझे motivation इसी से मिला by trying new things, learning from them, learning from field, learning from the people that I worked with. Okay, so I'll go to the next question now. एक क्वेश्चन है कि डज क्लास 12 बोथ्स परसेंटेज मैटर? नो, डजंट. इट डज नॉट मैटर. प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. एक सो आई लाइक आई मेंशन्ड कि मैं अभी सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर हूँ, एंड दैट वाज 64th बैच से, एंड दैट वाज माय ओनली अटेम्प्ट. So another is ki, do questions tend to repeat from PYQs? This is a good question. So generally in prelim stage, you will not find a lot of questions repeating per se. The patterns will repeat. ठीक है, जैसे geography में what I found, you get a lot of questions related to rivers, you get a lot of questions related to mountains, इनके नाम, और जो आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए. इनफैक्ट please, yeah, and I forgot to mention this earlier, I'm sorry. Please follow one newspaper with complete dedication. कोई भी आप एक पकड़ लीजिए जो आपको ठीक लग रहा है. I followed The Hindu. You can follow this, or you can follow any other newspaper. Indian Express is also very good. And follow it religiously. I find that newspapers are much better as compared to जो आप compilations पढ़ते हैं current affairs के. उससे काफ़ी बेहतर रिटेंशन होगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. और उसमें भी मतलब डोंट स्पेंड टू मच टाइम रीडिंग इट. जैसे एकदम नहीं ऐसा है कि आप फर्स्ट आर्टिकल से लेकर लास्ट आर्टिकल तक यू रीडिंग एवरीथिंग. लर्न टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्या नहीं है. जैसे यू कैन ऑब्वियसली यू कैन स्किप एनीथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब. Even like politics, you just focus on polity, which is different. Like say for example, even with respect to abhi jaise election se related bahut news aa raha hai. So if the Election Commission of India has taken some action, read about that. But then just pure politics is not very relevant from our exams perspective, तो उसको आप skip कर सकते हैं. तो इस तरह से आप थोड़ा habit बना लीजिए, regular basis पे read your newspapers. उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स आएँगे. जैसे मे बी सम national park is in news. Now that national park becomes important from geography perspective and environment perspective also. तो आप फिर उसके डिटेल्स जा करके देख लीजिए. if there is some river that flows through that national park, then know about it. What are the tribals that reside within the national park, if any, or in the fringes, or who are involved in the conservation process around it, then know about it. So anything that comes in news automatically becomes more important. तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे इन टच विथ न्यूज़. वन थिंग दैट आई यूज टू डू इज, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता था, आई वुड रीड द होल आर्टिकल एंड देन आई वुड ट्राई टू समराइज इट इन लाइक 2-3 लाइन्स मैक्सिमम. जस्ट द कीवर्ड्स कि इसमें सबसे मतलब
what is the gist of it. And this exercise I think is very helpful, especially जैसे many of us are working also, so we have a time constraint. तो इतना कुछ आपने पढ़ा न्यूज़पेपर, आप सब भूल भाल गए, फिर एंड में it's not helping you. So if you just have these small summaries for very good articles, then it's easier to revise. And it just by summarizing something, वो अपने आप आपकी memory में settle हो जाता है. And that also helps with answer writing in the general knowledge paper or the GS paper if you're giving civils. So all of that is very helpful. तो आप वो भी कर सकते हैं. So please follow one newspaper at least. ठीक है. तो So yeah, like about the book list I mentioned कि detailed book list ना मैं एक बार आपको properly share कर दूँगी. I will ask the channel owners to add my Telegram ID in the description later. So you can just follow me on Telegram और वहीं पे मैं book list वगैरह सब share कर दूँगी. It's not possible right now सारे books बताना. Yeah, and then कोचिंग के बारे में जैसे आपने पूछा, सो या आई टुक कोचिंग फॉर मेंस एंड इट्स एन ऑनलाइन कोचिंग. तो मतलब इट्स ओके, आप जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, तो इवन इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस यू कैन कम बैक इन द इवनिंग एंड देन यू कैन वॉच द क्लासेस एंड देन प्रिपेयर. So I took coaching for my optionals, geology and forestry, and I recommend it because matlab I was it took me less than 6 months to prepare two optionals, and they are vast optionals. Geology, for one, is a difficult optional. At least it मुझे तो बहुत difficult लगा, but ठीक है, you can still do it. Forestry is relatively easy. So if I talk about कि मैंने कितना time किस optional को दिया, I would say bulk of my time. In fact, मेरे पूरी तैयारी की bulk of my the time that I dedicated to my preparation went to geology only. Forestry I studied for about a month. That's it. So उसको भी ध्यान रखिएगा. आपके ऐसा हो सकता है कि और इतनी मेहनत करके भी लाइक इतना टाइम देके you get a certain level of marks in geology. और हाँ, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस आल्सो कि आप अपने मार्क्स आंसर राइटिंग वगैरह के बारे में, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मेंस कि आंसर राइटिंग कैसे करना है और अपने मार्क्स बूस्ट कैसे करने हैं. तो जैसे देखिए, दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहले यू शुड हैव लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय कंपटीशन. मुझे पता है कि द पीपल दैट आई एम competing with are excellent. Their level of preparation is probably better than me. They know their subject better than me. So what I focus on is my strength. You always have to identify your strength and lean into it. Now my strength is presentation. I try to write any answer with as much clarity as I possibly can. जैसे मैं आपको एक example देती हूँ. In geology, we have a section called paleontology, जिसमें we talk about the morphology of fossils, fossil groups. This is just an example. What I'm trying to say is anything which I can represent through a diagram. So I will never write a paragraph for that. I will always make a diagram. I tried as much as possible to use diagrams to explain whatever I was trying to say. और ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं डायग्राम भी बना रही हूँ बगल में लिख भी रही हूँ. नहीं, आई वुड ओनली मेक अ डायग्राम. आई वुड लेबल इट. आई वुड डू इट प्रॉपरली एज फार एज पॉसिबल. और because the people who are checking your answers, they are subject experts, so they will understand immediately what I'm trying to say. So use visual tools as much as possible. The second thing I would say that is very important is remember the keywords. बिकॉज मतलब आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, आप अपना ऑप्शनल शुरू करेंगे तो फिर लगेगा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बट यू विल रीड सो मच. And but in the end, it's not just about reading. You have to go and write also, so you have to be able to recall. And in order to recall correctly, it's very important to identify keywords and then use those keywords in exam. एक चीज़ मेरे साथ हुआ था इन पेपर इज़ व्हेन आई यूज्ड टू गिव माय ऑप्शनल का पेपर देख कर के आई वाज राइटिंग इट एंड आई रियलाइज्ड दैट आई फिनिश्ड माय पेपर हाफ एन आवर बिफोर टाइम एंड आई वाज वेरी कंसर्न्ड बिकॉज़ मुझे लगा कि मैंने कुछ स्किप कर दिया. बट आई डिड नॉट, मतलब ऐसा नहीं था, आई डिड नॉट मिस एनी क्वेश्चन. सो द थिंग इज़ आई डोंट राइट अ लॉट.
मैंने अपने आंसर्स में कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं सारे पन्ने भर रही थी। इट वाज़ नेवर माय गोल। आई ट्राइड एज़ मच एज़ पॉसिबल कि मुझे जो आता है उसको मैं बहुत ही सक्सेंटली, जो होता है ना कि आपने कंसाइज़ वे में सारी चीज़ें जो मुद्दे की बात है, वो आपने लिख दी। एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज़ कीवर्ड्स। आपके एग्जामिनर ही इज़ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ही नोज़ दिस सब्जेक्ट बेटर देन यू एंड आई एवर विल। तो वो तुरंत कीवर्ड पढ़ते ही वो समझ जाएँगे कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, एंड ही विल नो एंड ही विल मार्क यू अकॉर्डिंगली। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू नो, जहाँ पे आप से वर्ड्स लिख करके, जैसे इफ यू मेक पॉइंटर्स, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, देयर वाज़ वन क्वेश्चन इन जियोलॉजी व्हिच वाज़ अबाउट crystal systems. In every in how many types of crystal systems are there and its symmetry properties. I don't want to get too technical over here क्योंकि यहाँ तो सभी ऑप्शनल्स के बच्चे होंगे। सो बट फॉर दैट व्हाट आई डिड वाज, मैंने जो लिखा, थोड़ा बहुत लिखा, आई ड्रू स्टीरियो नेट डायग्राम्स फॉर ऑल ऑफ देम। और ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि डायग्राम से ही आप देख के समझ जाओगे everything that I'm trying to say. सारे symmetry elements are represented in that diagram, so just because you draw that diagram, तो योर एग्जामिनर विल नो। सो दैट्स द थिंग कि आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रेंथ वॉज दिस, आई हैव अ गुड विजुअल मेमोरी एंड आई एम गुड एट प्रेजेंटेशन। तो मैंने अपने आंसर राइटिंग में आई कम्प्लीटली लीन्ड इन टू दीज टू एलिमेंट्स। फॉरेस्ट्री में मैंने तो इतने पेड़ बनाए हैं आंसर शीट में, आई कैन नॉट डिस्क्राइब। I even this will seem a little excessive, लेकिन I carried colored pens with me, and I think I was the only person in that exam hall who was carrying colored pens. And I actually drew proper diagrams. जितने भी there are silvicultural systems से related question आए, तो उसमें भी I tried as far as possible to represent, to add diagrams that will supplement my answer. And I think that this is a good tool, and you can also try to use this. And it it also helps the examiner and also helps you save time, क्योंकि paragraphs लिखने में, सोचने में, and all of that, that is a different hassle. अगर आपका ऑप्शनल, जैसे सिविल सर्विसेज में भी आई हैड ज्योग्राफी, सो आई यूज्ड टू ड्रॉ लॉट ऑफ मैप्स। जहाँ पे भी आप इंडिया का मैप बना सकते हैं बनाइए। अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि ये और कहाँ पाया जाता है, शो इट ऑन अ मैप, जस्ट राइट इट ऑन अ मैप, राइट द प्रॉपर्टीज, लेबलिंग उस पर कर दीजिए। It's very easy. I think, you know, it makes the life of the examiner also easy. So I just wanted to talk about that. So this question was asked कि how do you write answers, fast answer लिखने के लिए क्या करना है? तो this is what I would say कि try to use keywords only. Don't give big summaries. ज़रूरत नहीं है उसका. Write keywords, write short answers, but short, but make sure कि आप कुछ miss नहीं करें ना. I'm not. Please don't like misquote me on this later. Make sure कि जो important points हैं आप वो सारे include कर दीजिए एंड ट्राई टू राइट कीवर्ड्स। और उसके लिए ज़रूरी है, जैसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट वाइज फॉर्मेट से यू कैन जस्ट पुट वन बुलेट पॉइंट, पुट एंड दैट इज़ वन पॉइंट शॉर्ट। यू जस्ट राइटिंग क्लॉजेज, यू नॉट राइटिंग फुल सेंटेंसेस, है ना। तो ये सब करके आप यू कैन लाइक मेक श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी आंसर में, एंड यू विल इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, दैट जस्ट ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। ठीक है। So, okay, this is an interesting question. Someone is asking कि आपने क्या mistakes की थी मैम prep में? तो I'm sure ये मैंने बहुत mistakes किए हैं. Let me start with one very important one. जैसे what happens is हम लोग अपना optional जो है बहुत कम duration में तैयार करते हैं, and it takes time, and that's true. पर आपने एक बार optional तैयार कर लिया, please make sure कि आप और उसके फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास इतना समय हो, यू कैन डू एटलीस्ट 2 रिविजन्स। एंड आई फील कि दिस वाज़ अ बिग इश्यू विथ मी, आई रियली स्ट्रगल्ड विथ टाइम, तो मैं उतना रिविजन नहीं कर पाई। आप जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे ना, तो आपको मतलब आपके लिए लाइफ विल बिकम दैट मच ईज़ियर। नहीं तो वहाँ पे एग्ज़ाम में इतना ग्रंथ पढ़ा और याद नहीं आया, तो इट फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट you do your revision. The second thing is also very critical. It is that you always limit your sources.
जैसे मान लीजिए मैं आपने एक्स टॉपर का बुक लिस्ट फॉलो करना शुरू किया। यूर रीडिंग से स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, प्लीज ओनली रीड स्पेक्ट्रम आफ्टर दैट। आपने एक बारी उसको पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करिए। ये नहीं कि आपने कोई दूसरी किताब पढ़ ली, नाउ यूर रीडिंग मॉडर्न इंडिया अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट बुक। प्लीज डोंट डू दैट। लिमिट योर सोर्सेज, जितने आप कम बुक्स रखिए बट उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम सेकंड नेचर टू यू, एंड विल फ्लो फ्रॉम यू लाइक मैजिक। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रीड लेस नंबर ऑफ बुक्स बट रिवाइज देम फ्रीक्वेंटली। And yeah, so I would say that is the main mistake that I made. I did not do enough revision. I'm getting a question regarding, I think, spectrum only. How to study from spectrum? It's okay. Just read the book, underline if you have a, or highlight it in the book itself. Don't like, you don't have to make notes out of a book. That is not necessary. I would not recommend it. The only place where you have to like properly make notes is probably your optional. That's where your notes will have value. But for like GK and all, you don't have to make separate notes. आप book में पढ़ते जाइए, highlight करते जाइए, and then you use all these post-its कि if there is some part that is difficult, you want to revisit, तो mark करिए, बाद में आके उसको revise करिए. That's it. Don't make notes out of this. Okay, and let me also say something about CSAT. So questions are being asked regarding the CSAT strategy. So, देखिए guys, this exam, because mostly people from science and technical background only give Indian Forest Service, तो generally तो उनका aptitude होता है थोड़ा CSAT का. But फिर भी CSAT has started becoming very difficult in recent years, and a lot of people struggle with it. तो मैं आपको दो तीन जो suggestions दूंगी अपनी तरफ से. So, first of all, सी सैट में देखिए 3 तरह के मेनली क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट देयर आर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए। सेकंड देयर इज़ मैथ्स, एंड देन थर्ड लॉजिकल रीजनिंग टाइप के। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पीपल गेट स्टक ऑन मैथ्स। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ बिफोर, अगर अभी आपके पास समय है, अभी तो वैसे 20 दिन है तो आप देख लीजिए, बट से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 25 का अटेम्प्ट, देन इफ गिव जस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और अगर आपको लगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, से सर्टेन काइंड ऑफ, जैसे इन माय एक्सपीरियंस पीपल स्ट्रगल विथ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं, तो उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि आप सीसैट को बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे 33% आपको वही है आपका, लाइक यू नीड क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली इन सीसैट। तो उसके हिसाब से ही आप देखिए। ऐसा हो सकता है कि मे बी, आई थिंक what happens is, in exam, when you encounter a difficult maths का question, you get stuck. लोग ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं क्यों बन रहा है, एंड देन दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दिस वन क्वेश्चन ओनली। वो सब प्लीज मत करिए, डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप एट ऑल। योर गोल इज जस्ट टू गेट क्वालिफाइंग लेवल मार्क्स, दैट्स ऑल। अब उसके लिए बिना कोई मैथ का क्वेश्चन किए भी अगर आपका आ जा रहा है तो वेरी गुड। जस्ट डू, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई यूज टू, मतलब आई वाज लाइक कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही कर लेंगे अगर मैथ्स नहीं बनता तो, but more or less, try to not waste too much time on any question. जब आप पहले उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप किसी में फंस रहे हैं एंड इट्स टेकिंग यू मोर देन 2 minutes, जस्ट सर्कल इट, मूव ऑन, आगे बढ़ जाइए। ट्राई टू फिनिश, एक बार फुल अपना अटेम्प्ट कर लीजिए पेपर, एंड देन कम एंड रीविजिट द क्वेश्चन जिस पे कि आपको जिस पे आप अटक रहे थे थोड़ा बहुत। मैथ्स के लिए तो देर आर मैनी गुड सोर्सेज, लेकिन आप उसी वही चीज़ें प्रैक्टिस करिएगा जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि आप मतलब आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और जहाँ पे आप अटक रहे हैं। बाकी चीज़ें सी उसको उसी हिसाब से देखिए, मतलब गिव ओनली दैट मच टाइम टू अ पेपर एज मच इट डिजर्व्स। तो फॉर अ क्वालिफाइंग पेपर डोंट स्पेंड टू मच टाइम,
ट्राई टू आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजीज़ कि इस तरह के क्वेश्चंस ईज़ी हैं, मैं ये तरह के क्वेश्चंस कर लूँगा तो मेरे मार्क्स बन जाएँगे, ठीक है? दैट इज़ ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके क्या ही करेंगे, ऑल क्वेश्चंस हैव सेम मार्क्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज़ लाइक हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट? स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? सो दिस इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन। व्हाट आई वुड से इज़ प्लानिंग हेल्प्स। एक बार आप अपने गोल्स सेट कर लीजिए कि से आज के दिन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ऑप्शनल। तो भई मैंने एक शेड्यूल बना लिया कि ये सिलेबस है अपना, ये सारे टॉपिक्स हैं एंड मोर और लेस मुझे इसको इस हिसाब से इस समय से कंप्लीट कर लेना है। कई बार जो है आप बहुत अगर लिबरल टारगेट लेके चलते हैं तो भी दिक्कत आती है, बहुत टाइट टारगेट लेके चलते हैं तो भी दिक्कत आती है। तो अपने पेस को आप गेज कर लीजिए। और कई बार जैसे जो वर्किंग हैं जो लोग, उनके साथ देयर इज़ दिस इश्यू, देयर टाइम इज़ नॉट देयर ओन। तो जब काम का प्रेशर होगा देन यू विल हैव टू यू विल नॉट बी एबल टू गिव एज़ मच टाइम to this, and it's okay. Don't judge yourself too much for it. Don't take too much pressure. Just do the best that you can. आप अपने कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए जो आपको सबसे ठीक लग रहा है उस हिसाब से जस्ट मेक अ शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप ये तैयारी अपने लिए कर रहे हैं, दिस इज फॉर योर ओन फ्यूचर, दिस यू आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ योर ओन पैशन फॉर दिस एग्जाम। तो वो जज्बा अपने में बनाए रखिए। अगर आप अपने को रिमाइंड करते रहेंगे ना कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, तो आपको अपने आप मोटिवेटेड फील होगा एंड यू विल यू नो once again next day you will have that enthusiasm कि नहीं यार आज इतना तो कर लेना है। And I think that is important always, and this is not just for exam but in life, try to be honest to yourself। बाकी दुनिया तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे, but first of all you should feel good about yourself। uh, thank you so much, a lot of compliments also I have received, that's very generous of you guys। So हाँ, फिर आई रिसीव दिस क्वेश्चन अबाउट कोचिंग कि इज़ कोचिंग नेसेसरी? देखिए, ऑप्शनल्स के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इट्स वेरी टेक्निकल, है ना? तो खुद से कर पाने में आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने किया भी है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत सारे सोर्सेज़ हो जाते हैं, फिर हमेशा पता नहीं चल पाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कहीं आप अगर क्लासेस जॉइन कर लेते हैं तो इट बिकम्स ईज़ियर। वैसे अब जो है बहुत सारे, आई थिंक देयर आर मेनी चैनल्स वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री मटीरियल इज़ ऑल्सो अवेलेबल, व्हिच इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी गुड। आप सारे टॉपर्स के नोट्स आर ऑल्सो अ वेरी, वेरी गुड सोर्स। सो आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माय नोट्स ऑन माय चैनल। सो दोज़ आर लाइक वेरी गुड सोर्सेज़। उससे भी आप मतलब आपको बहुत लेवल तक हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप जैसे कोचिंग कर सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि ऑनलाइन वाली कर लीजिए। ऑफ़लाइन तो मतलब आई डोंट नो, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट एटलीस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज़ ट्राई टू यूज़। सो आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन अबाउट कि नोट्स कैसे बनाएँ? हाँ, तो नोट्स जो है सबसे पहले तो आप नोट्स सिर्फ़ मेनली आपको ऑप्शनल्स के लिए बनाने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट उतने ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स में ही आप मतलब हाइलाइट कर सकते हैं। यू कैन ऐड, मतलब मैं तो क्या करती हूँ, आई विल ट्राई टू शो यू। लाइक दिस इज़ जैसे ये मेरी पॉलिटी की किताब है, बहुत पुरानी हो गई है अब। बट व्हाट आई डू इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू कैन सी दिस पेज, हाँ, तो आई जस्ट मैं इस पे अलग से जो मेरे को लिखना है मैं लिख करके आई जस्ट ऐड दिस हियर ओनली। मतलब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जैसे ब्लैंक पेज, इफ़ यू कैन सी, तो ब्लैंक पेज पे लिख लिया।
इससे ज़्यादा आई वुड नॉट से कि आपको जीएस के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है, दैट मच इज़ सफिशिएंट। बट फॉर ऑप्शनल्स हाँ, प्लीज़ ऑप्शनल्स के लिए कोशिश करिए कि नोट्स बनाएँ। नोट्स बनाने में देखिए सबसे 2-3 चीज़ें हैं। नोट्स को आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम के 1 रात पहले पढ़ के जानी है सारी। तो अगर आप बहुत एकदम पोथी-पोथी बना देंगे तो फिर आपको बाद में रिविज़न में बहुत दिक्कत आएगा। हो सकता है कि दैट इज़ व्हाई वी हैव द कांसेप्ट ऑफ मल्टी लेवल नोट्स। सो लाइक फर्स्ट लेवल नोट्स कैन बी मोर डिटेल्ड। उसमें हो सकता है आप सब चीज़ें डालें, सब चीज़ लिखें प्रॉपर डायग्राम्स वायग्राम्स सब चीज़। And then on the basis of these first level notes, during revision, and that is why I emphasize on revision, during revision make second level notes. Second level notes is just uh, those keywords जिसकी मैंने बात की and diagrams जो कह रहे हैं ना जो मेन मसौदा है आपके उसका जिससे कि आपको मार्क्स मिलेंगे, like these are the money makers, what I say. So just have those, and that is your second level notes. और क्योंकि you've already studied and you've revised, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये keywords पढ़ के आप समझ जाएँगे कि what you're trying to remember. And that is very, I think that is very critical. Second level notes is very critical. Some people also make third level notes, but that is a bit too much. उतना नहीं हो पाता है, उतना समय नहीं रहता है। Just try to make second level notes and अभी मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखाती। सो बेसिकली माय सेकंड लेवल नोट्स वर आल्सो जस्ट लाइक जैसे आपने रजिस्टर में अपने प्रॉपर नोट्स बनाए एंड देन सेकंड लेवल नोट्स वर जस्ट A4 शीट्स लाइक से फॉर वन टॉपिक आई हैव 2 A4 शीट्स दैट कवर्स एवरीथिंग एंड बाय टॉपिक आई मीन लाइक एक सिलेबस का जो एक पूरा वन पैराग्राफ ऑफ सिलेबस, राइट? सो दैट इज़ उसके लिए 2 पेजेस काफ़ी हैं। क्योंकि आप बस उतना ही एग्ज़ाम के पहले जो होता है ना कोर रिविज़न में उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। सो यू कैन जस्ट मेक नोट्स दैट वे। हाँ, सो देयर इज़ वन डाउट दैट आई हैव रिसीव्ड कि अब अगर इफ समबडी स्टार्ट्स देयर प्रिपरेशन नाउ फॉर 2025 तो इज़ देयर सफिशिएंट टाइम या नहीं? आई वुड से कि बिल्कुल फॉर दिस एग्ज़ाम 1 ईयर इज़ मोर देन सफिशिएंट। स्पेशली अगर इफ़ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग एज इन मतलब आप वर्किंग नहीं है लाइक यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ तो 1 ईयर इज अ गुड इनफ टाइम। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ कॉन्फिडेंस बट येस मेक श्योर कि आपके पास एक डिटेल्ड आप अपना टाइम टेबल लेके चलें, एक प्लान शेड्यूल रखें कि मतलब मुझे इतने मंथ्स में ये कंप्लीट कर देना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अदरवाइज यू नो व्हाट हैपेंस इज with you know if we have too much time for a task then like they say task expands to fill the time available for it। तो हमेशा वो रखिएगा अपने पास टारगेट्स रखिएगा है ना कि इतने मंथ्स में मैं ये फिनिश कर दूंगा ये फिनिश कर दूंगा सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ईयर इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। A lot of people are asking me questions related to my daily schedule. अब मैं तो अपना daily schedule, my daily schedule will not be helpful to you because like I said I was working, so I did not have a defined daily schedule। जब मुझे mostly I would get free after office तो the weekends week और weekdays में in evenings I used to be free तो I tried जहाँ तक हो सकता है you your daily schedule varies for people in job would know that। ठीक है, आई थिंक यू नो आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नाउ। मैप्स के बारे में आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन कि मैप्स को कैसे याद करें? तो मैप्स के लिए आई गेस ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है राइट? कि मैप्स वगैरह का या इज़ दिस रिलेटेड टू प्रीलिम्स? चलिए देखिए मैप्स से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस तो 2 ही कॉन्टेक्स्ट में आ सकते हैं। एक तो या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स जिसमें कि यू हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी जिसमें दे विल आस्क यू रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन्स एटसेट्रा स्टफ लाइक दैट। तो उसके लिए जो है इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप कोशिश करिए कि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, है ना? जैसे पीपल हू हैव गुड विजुअल मेमोरी उनके लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। कोशिश करिए कि 1-2 बार खुद से बना कर देख लें, लिख लें। कई लोग एक्रोनिम्स भी बनाते हैं
जैसे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज़ को याद करने के लिए आई नो पीपल हू हैव मेड एक्रोनिम्स, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूल। अगर आपको उससे बेनिफिट मिलता है तो वो कर लीजिए। और नहीं तो फिर ड्राइंग वगैरह इज़ सफिशिएंट। एंड प्रीलिम्स के लिए वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू कि सी इन प्रीलिम्स, यू नो, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। आपको सब चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। In prelims, the answer is already in front of you. You just have to find a way to identify कि वो आंसर कौन सा है, what is the correct answer. तो उसके लिए अगर आपने एक बार भी देखा है सिंसियरली, तो वहाँ पे आपके सामने आंसर देख के आपको चमक जाएगा। तो you don't have to worry too much about that. So I think with this, you know, I've already exceeded 1 hour, and I don't want to waste any time of aspirants. I hope this session was helpful. और कोई भी अगर आपके फॉलो अप क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यू कैन रीच मी। मैं आई विल आस्क द I'll ask UPSC time to add my Telegram channel का link बाद में in the description, so you can send me your questions वहाँ पे and I will address them as well as I can. And all the best to all of you. I hope this was helpful, or I wish you the best and all the success in the world. Sorry. Thank you. Bye.